अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ कि ये टॉपिक जो है मुझे काफ़ी मर्तबा इस हवाले से रिकमेंड किया गया और कहा गया कि आप इस टॉपिक पर लाजमन वीडियो बनाएं। तो एक शख्सियत है जिनकी मुख्तसर सी हालात ज़िंदगी को मैं बयान करने की आप सबके सामने कोशिश करूँगा और कोई गलती कोताही अगर इसमें हो जाए तो आप सब माफ़ कीजिएगा। तो मैं जिनका जिक्र करने जा रहा हूं वो हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके और उन्होंने अपनी सियासी खदमात भी दी। आर्मी में रहकर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खदमात भी अंजाम दी। तो आइए शुरू करते हैं 1961 से, जब मुशर्रफ साहब ने फौज में अपना कदम रखा। 1961 में उन्होंने अपनी खदमात अंजाम देना शुरू कर दी और 1965 में जब पाक भारत जंग हुई, और वो किस इशू पर हुई, वो था कश्मीर इशू, तो उसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट अपने खदमात अंजाम दी और उनके खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ नाजरीन वो 1990 में मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हो गए और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। 1998 में नाजरीन उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से। अब उस दौर में सियासी हालात काफ़ी नासाजगार थे, सियासी मामलात काफ़ी नासाजगार थे। 1999 में कारगिल की जंग हुई, वो भी भारत के साथ हुई, कश्मीर इशू था, लेकिन उस पर नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के कुछ इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब को उस जंग में स्टेप बैक पर जाना पड़ा, बैकवर्ड जाना पड़ा और 6 माह बाद वो इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मुशर्रफ साहब ने 1999 में जब नवाज शरीफ साहब का वजीर आज़म बैरून मुल्क दौरे पर गए, 10वें प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और नवाज शरीफ साहब का जहाज जो है वो पाकिस्तान में लैंड ना होने दिया बैरून मुल्क से वापसी पर। अब क्या हुआ कि 2001 में नवाज शरीफ साहब को 2 साल के लिए एक कमरे तक महदूद कर दिया गया और नजरबंद कर दिया गया। ये इख्तलाफात थे मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया और 2001 में एज ए 10th प्रेसिडेंट हल्फ उठाया और हुकूमत का आगाज किया। अब जो मुशर्रफ साहब के इक़दामात हैं कुछ जो मैं काफ़ी ज़्यादा सराहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने सबसे पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आज तक बीए की डिग्री जो है वो कम अज़ कम एक एमएनए के लिए, एक एमपीए के लिए ये असूल रखा कि कम अज़ कम उस शख्स के पास जो कि असेंबली का रुकन बनना चाहता है, उसके पास बीए की डिग्री लाजमन मौजूद हो। तो ये इकदाम था एक उनका। उसके बाद अब उन्होंने अपनी पार्टी का एक आगाज़ किया जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 2007 तक उन्होंने जब हुकूमत की तो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके फ्यूचर के लिए ख़तरनाक साबित हुआ, वो ये था कि 2007 में अगस्त में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि पाकिस्तान की तारीख के लिए इंतहाई बुरा कदम था, इंतहाई ख़तरनाक कदम था। वो ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2007 में ये ऐलान किया कि मैं आर्जी तौर पर आइन को मुअत्तल कर रहा हूँ और आर्जी तौर पर ही जो है एक आइनी
آرڈر جاری کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کو پٹری پر لے آئے گا. تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میں یہ ایسا قدم اٹھا رہا ہوں. تمام گورنر، تمام وزیر اعلیٰ ویسے ہی کام کرتے رہیں گے. یہ صرف اور صرف آئینی جو ہے ایک اقدام ہے تاکہ پاکستان کو پٹری پر لایا جا سکے. یہ قدم جو ہے میرا خیال ہے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ مشرف صاحب کی سیاست کا ایک آخری قدم تھا جس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی. 2008 میں جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جب اوتھ اٹھایا مشرف صاحب سے تو ایسا ہوا کہ مشرف صاحب کے خلاف امپیچمنٹ کی تیاری کرنا شروع کر دی گئی. امپیچمنٹ کیا ہے؟ مواخذہ ہے. مواخذہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صدر پوری دنیا میں جہاں پر وفاقی نظام قائم ہے، جب بھی کوئی صدر ایسا قدم اٹھائے جو کہ آئین کے خلاف ہو، جو کہ آئین کے متصادم ہو، تو اس صدر کے خلاف مواخذہ امپیچمنٹ کی تحریک پیش کی جاتی ہے اسمبلی میں تاکہ اس صدر کو ہٹا دیا جائے. میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ 17ویں ترمیم میں جو 1996 میں 17ویں ترمیم ہوئی، اس میں صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ کر دیا گیا اور وزیر اعظم کے اختیارات گھٹا دیے گئے، جس کی وجہ سے مشرف صاحب نے اس اقدام کا فائدہ اٹھایا. اس ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ بااختیار ہو کر ملک میں کام کیا. جب یہ امپیچمنٹ کا ارادہ کیا گیا تو اسی وقت صدر پرویز مشرف صاحب پر بہت زیادہ ایک برڈن تھا، بوجھ تھا عوام کی طرف سے، حکومت کی جانب سے. تو آخر بالآخر ان کو اپنا امپیچمنٹ سے پہلے ہی ریزائن دینا پڑا. اب انہوں نے ریزائن دیا تو یہ ان کی سیاست کا اختتام تھا یہاں پر. اس کے بعد وہ سیاست میں قدم نہیں رکھ پائے. 2009 میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو صدر مشرف صاحب کا اقدام تھا یہ انتہائی غلط تھا اور آئین سے متصادم تھا، تو اس کو بحال کر دیا جائے آئین کو. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ عدالت پر اس 2007 کے فیصلے کے بعد مشرف صاحب کے عدالتوں پر پابندیاں لگا دی گئیں، ججوں کو نظر بند کر دیا گیا، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو ایک کہہ لیں کہ جمہوریت کے خلاف بھی ایک قدم تھا جس کی بنا پر مشرف صاحب کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو گئی. 2013 میں ناظرین ان پر انتہائی سنگین جرائم جو ہے، الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے، جس کی بیس پر 2013 میں جب وہ وطن واپس آئے تو عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ آپ جو ہیں وہ ان الزامات کی وجہ سے سیاست میں اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ناظرین وہ 2007 کا جو فیصلہ تھا، میں جیسا کہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، ایک ہسٹری ہے، تو مجھے ڈیٹیل کے ساتھ بتانا جو ہے وہ لازم ہے تاکہ آپ سب کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو 2013 میں عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ آپ پر الزامات ہیں. 2017 میں آئین کی خلاف ورزی کی، آئین کو توڑا. اس کے بعد آپ پر الزامات ہیں اختر بگٹی کے قتل کے کیس کے، آپ پر الزامات ہیں بے نظیر کے قتل کے کیس میں ملوث ہونے کے. تو ان الزامات کے تحت جو ہے ہم فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اب یہ ہوا کہ مشرف صاحب کے ساتھ 4 وزیر اعظم جو ہیں وہ کام کر چکے تھے، جس میں پرویز الہی صاحب، جس میں میاں سمرو صاحب، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب. تو یہ وزراء اعظم جو ہیں مشرف صاحب کے ساتھ 7-8 سال کے ٹینیور میں کام کر چکے تھے. یہ فیصلہ جاری کرنے کے بعد جو ہے مشرف صاحب نے بیرون ملک جو ہے وہ جانے کی ٹھانی اور وہاں پر ہی مقیم ہو گئے. اب 2017 میں اس فیصلے کے خلاف رٹ دائر کی گئی، پٹیشن دائر کی گئی عدالت میں، اور
फैसला ये आया 2017 में एक स्पेशल कोर्ट की जानिब से कि 2-1 की मेजॉरिटी के साथ ये फैसला जजों ने दिया कि मुशर्रफ साहब को हमने सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। जब नाज़रीन 2017 में ये फैसला जारी किया गया तो मेरे लिए भी एक इंतहाई परेशान कुन बात थी कि क्या वो शख्स जिसने 40 साल मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, जिसने जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें हैं उनके खिलाफ जंग की, जिसने पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आंखों में आंख डालकर बात की, क्या वो शख्स गद्दार हो सकता है? तो गद्दारी के तहत जो है एज ए ट्रेटर उस पर मुकदमा दायर किया गया और गद्दारी के तहत ही जो है उस शख्स को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अब नाजरीन उस पर फौज का क्या रद्द-ए-अमल था? फौज ने इंतहाई गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये जो है इंतहाई गलत फैसला है, जिस पर दोबारा से पटिशन दायर की गई और उसमें बताया गया कि 2007 में जो है मुशर्रफ साहब ने कदम उठाया, वो 18वीं तरमीम के बाद उस आइन में वो शिक शामिल की गई जिसके तहत 2007 में आइन शिकनी का जो है वो केस मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ जनाब ये फैसला सुना दिया गया। अब उसने अदालत ने तो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के मुताबिक आर्टिकल 6 के तहत जो है वो ये फैसला जारी करना था, लेकिन 2007 में जब मुशर्रफ साहब ने ये क्या कहते हैं फैसला जारी किया कि मैं पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज करने जा रहा हूँ, तो ये आइन में कोई इस तरह की शिक मौजूद नहीं थी जिसकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो अब आखिर में 2019 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन दायर की गई तो मुशर्रफ साहब के हक में फैसला आया और ये फैसला जारी किया गया कि आप कैसे किसी शख्स का बयानिया लिए बगैर, किसी शख्स की बात सुने बगैर, उसके दलाइल सुने बगैर उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके और उस पर जनाब आप सजाए मौत का हुक्म जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस फैसले को जो है वो वहाँ पर ही रोक दिया गया और इस वक्त नाजरीन मैं आप सबको बताता चलूँ कि मुशर्रफ साहब इंतहाई अलील हैं और 3 हफ्ते से वो हस्पताल में दाखिल हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जिसने भारत के साथ जंग की, जिसने पाकिस्तान में एज ए प्रेसिडेंट अपनी मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, वो कभी भी ये गद्दार नहीं हो सकता। नाजरीन ये तमाम हकाइक थे, हकाइक से नतीजा खज करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।